नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे संपूर्ण सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न जो कि यूपी लेखपाल और अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न। परिपत्र में किसकी अपेक्षा नहीं की जाती? तो उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि ये केवल सूचनार्थ होता है। ठीक है, मतलब ये सूचना देने के लिए यूज किया जाता है परिपत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है? तो अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। फिर है, शासकीय पत्र में कौन सा पुरुष वर्जित है? तो शासकीय पत्र में हम उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आदि का यूज हम नहीं करते हैं। अर्धशासकीय पत्र में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो अर्धशासकीय पत्र में मैत्रीपूर्ण भाषा और उत्तम पुरुष में की भाषा का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकाल आदेश में किन शब्दों का प्रयोग नहीं होता? तो उसमें महोदय या भवदीय आदि का प्रयोग नहीं होता है। अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? तो ये पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर याद दिलाने के लिए भेजा जाता है अनुस्मारक पत्र। पृष्ठांकन कब किया जाता है? जब मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य अधिकारी को सूचनार्थ भेजनी हो, जब हम पृष्ठांकन का यूज करते हैं। फिर है, व्यावसायिक पत्रों की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो विषय का स्पष्ट उल्लेख और संक्षिप्त भाषा होनी चाहिए व्यावसायिक पत्र की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्ण एवं ध्वनि विचार। तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर और व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। आयोगवाद ध्वनि कितनी और कौन सी है? तो आयोगवाद ध्वनि अनुस्वार और विसर्ग होती है। ठीक है, 2 है। फिर है, पार्श्विक और लुंठित व्यंजन कौन से हैं? तो पार्श्विक है ल और लुंठित है रे वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं, जो कि 12 होते हैं। और इसमें जो तीनों से होते हैं ना, वो भी इसमें अघोष में ही आते हैं, से और से। ठीक है, ये भी अघोष में ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विब्रत स्वर। विब्रत स्वर का कौन सा और इसकी पहचान क्या है? तो आ उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, ये विब्रत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ। फिर है अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? ये और वे अर्ध स्वर कहलाते हैं। अल्प प्राण पहचानने की ट्रिक क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंत्यस्थ ये लेवे और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। फिर है मूर्धन्य, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो वह री, टेबर, रे और से। ठीक है, री, टेबर पूरा, रे और से। ठीक है, टे ठे डे डे अन्य। चलिए आगे देखते हैं, संधि और उसके जादुई नियम। तो सबसे पहले देखते हैं, गुण संधि की पहचान क्या है? तो इसमें क्या होता है, शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा या अर्क की ध्वनि होती है, जैसे कि नरेंद्र, जो ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, महर्षि, तो महर्षि में किसकी आ रही है? अर्क की। तो ये इसकी पहचान है। फिर अब वृद्धि संधि क्या ट्रिक है? शब्द के ऊपर ए और ओ की 2 मात्राएं होंगी सदैव, ये सदैव में जैसे 2 मात्राएं। और महो 10 में क्या है? इसमें भी एक मात्रा है, लेकिन ओ की बुद्धिहारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नयन और पावक में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है, ने प्लस अन और पौ प्लस अक। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर है विसर्ग संधि में स्वर विसर्ग का ओ कब बनता है? जैसे कि मन है, तप है, यश है के बाद सघोष वर्ण आने पर। ठीक है, जैसे मन है प्लस रथ, तो जो ओ है ना, ये ओ विसर्ग में बदल जाएगा, मनोरथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मनुदय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है मनुदय, मनु प्लस उदय, जो इसका उ है छोटा हुआ, छोटा ओ बड़ा उ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। फिर है यह संधि में यह व रे से पहले क्या आता है? तो आधा अक्षर आता है, जैसे कि अत्यधिक, स्वागत। ठीक है, ये यण संधि में यह रे से आधा स्वर आता है, ये इसकी पहचान है। फिर देखते हैं, व्यंजन संधि में पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन कब होता है? तो जब पहले अक्षर के बाद न या मैं आए, जैसे कि जगतनाथ। ठीक है, तो अगर न या मैं आएगा तो आधा अक्षर, वो जो व्यंजन संधि है पहले वर्ण का 5 में से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तय आया है, तो तय का न में परिवर्तन हो गया। फिर है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस लास, ये व्यंजन संधि है, ता संबंधी नियम है, जैसे उत, तो ले का तय हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समास की अचूक पहचान देखते हैं।
तो अव्ययीभाव समास की मुख्य पहचान क्या है? शुरू में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, वे आदि लगा होता है। जैसे कि प्रतिदिन क्या होता है, ये इसमें उपसर्ग लगे होते हैं जो कि अव्यय भी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं से इनकी पहचान हो जाती है, अनु, आ, प्रति, यथा, भर। जैसे कि प्रतिदिन में प्रति लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रातों रात, दिनों दिन में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव है जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, अच्छा ही अच्छा, तो ये इसमें अव्ययी समास हो जाता है। फिर देखते हैं गगन चुंबी और रसोई घर, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि विग्रह करेंगे हम गगन को चूमने वाला। ठीक है, और रसोई के लिए घर, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। फिर देखते हैं कर्मधारय समास, इसकी ट्रिक क्या है? विग्रह करने पर है जो या के समान आता है, जैसे कि नील गगन, नीला है जो गगन, जैसे चरण कमल, चरणों के समान कमल। ठीक है, तो इसकी यही ट्रिक है। फिर द्विगु समास कैसे पहचाने? पहला पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराता है, जैसे चौराहा, सप्ताह। ठीक है, फिर द्वंद्व समास की पहचान, दो पद प्रधान, बीच में योजक चिन्ह और विग्रह में या और आता है, जैसे पुण्य और पाप। ठीक है, पाप और पुण्य। फिर है बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो है बहुब्रीहि समास का जैसे कि चक्रपाणि है। ठीक है, जिसके हाथ में हो चक्र, मतलब कि विष्णु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबोदर और चक्रपाणि में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। गणेश और विष्णु जी की बात की गई है, तीसरे पर संकेत किया गया है, तीसरे अर्थ की ओर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और तत्सम तद्भव, तो संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। शब्दांश के आरंभ में जुड़ के शब्द की अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। फिर है कृदंत प्रत्यय, किसके अंत में जुड़ते हैं? तो क्रिया धातु के अंत में जुड़ते हैं, जैसे कि लिख प्लस आवट, लिखावट हो जाता है, तो ये क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। फिर है तत्दी प्रत्यय, किन शब्दों के अंत में लगते हैं? तो तत्दी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, जैसे मानव प्लस ता, मानवता। फिर है तद्भव तत्सम में 6 का नियम, तो 6 हमेशा तत्सम में होता है। ठीक है, तद्भव में ये ख या 6 बन जाता है, जैसे कि क्षीर का खीर हो गया। ठीक है, 6 क्षत्रिय का ख बन जाता है। अब देखते हैं तत्सम शब्दों में वह तद्भव में क्या बनता है? तो तद्भव में वह बन जाता है। ठीक है, जैसे वानर, बंदर में ये हो जाता है, ये होता है तत्सम में ये वाला वह, और ये होता है तद्भव में, विवाह का ब्याह। ठीक है, फिर तालव्य से और दंत से का नियम, तालव्य से तत्सम में और दंत से तद्भव में आता है, जैसे श्यामल में ये वाला से आया और श्यामला में ये वाला से आया। फिर देखते हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय क्या होते हैं? तो सदैव तद्भव होते हैं। ठीक है, जैसे चांद, मुंह। फिर देखें लोटा, डबिया, ढोलक कैसे शब्द है, तो ये देशज शब्द है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा नदी, पर्वत, शहर आदि किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। ठीक है, फिर है मिठास, बुढ़ापा, मिठास, वीरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें गुण, दशा, भाव का जिक्र हो रहा है किस चीज के। फिर देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दाल में कुछ काला है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कुछ क्या, कुछ पता पड़ रहा है, इसमें अनिश्चय है। ठीक है, अगर तो मैं यह काम आप ही कर लूंगा, कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप और स्वयं कैसे सर्वनाम है? निजवाचक। अब देखते हैं विशेषण। राम बहुत सुंदर है, मैं बहुत में क्या है? ठीक है, मैं बहुत क्या है, देखते का विशेषण है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा क्या? बहुत, बहुत किसकी बताता है? सुंदर की, सुंदर है विशेषण। ठीक है, चलिए आगे। यह घर मेरा है, मैं यह किस प्रकार का विशेषण है? तो एक प्रकार सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की उत्तम अवस्था,
का उदाहरण क्या है? तो जैसे कि राम कक्षा में श्रेष्ठतम है, सबसे अच्छा, तो ये उत्तम अवस्था है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लिंग, वचन और कारक की पहचान कैसे करें। तो हिंदी में लिंग पहचानने की जादुई ट्रिक देखते हैं। शब्द के आगे मेरा, मेरी या अच्छा, अच्छी लगाकर, विशेषण लगाकर हम देख सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं। तो प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर और लोग, ये सदैव ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, तो वह जनता, सामग्री, सोना, पानी, वर्षा, आग और पुलिस, ये एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। फिर देख लेते हैं हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। तो 8 कारक होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलगाव या अलग होने का भाव है। ठीक है, पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो अलग हो रहा है। राजा ने भिक्षुक को कंबल दिया, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि हमेशा दान के लिए संप्रदान कारक का यूज करते हैं। ठीक है, अपादान का नहीं करते, क्योंकि जो ऐसी चीजें तो हमें वापस नहीं मिलेगी, जैसे कि दान हुआ। अब देखते हैं अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। तो में, पर, समय, स्थान का आधार, परीक्षा मार्च में होगी। ठीक है, इस तरह से किस चीज पर अधिकार दिखाया जाता है, अधिकरण कहलाता है, जैसे में, पर। फिर देखते हैं अगला, करण कारक और अपादान कारक से का क्या अंतर है। तो करण में से साधन है, जैसे पेन से लिखना। अपादान से अलगाव या डर का अर्थ प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल, वाच्य, अविकारी शब्द। तो देखते हैं वर्तमान काल, आसन्न भूत और हेतु हेतु मत काल। जैसे कि राम पढ़ता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, क्योंकि इसमें संदेह एक तरह का, पढ़ता होगा हमें कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत की पहचान क्या है? तो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होगा, जैसे कि राम ने खाना खाया है, तो ये क्या आसन्न भूत में आएगा। हेतु हेतु मत, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यह कौन सा काल है? तो ये हेतु हेतु मत काल है, क्योंकि बीतते समय की शर्त की बात की गई थी। एक जो वाक्य है दूसरे पर डिपेंड है यहाँ पर। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो हेतु हेतु मत की पहचान यही है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, ऐसी आसन भूत में क्या है, इसमें क्या कार्य अभी अभी समाप्त हुआ दिखाया जाता है। अब देखते हैं हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होता है। तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लग जाता है, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो कर्म कर्तव्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाता है इसके द्वारा। अविकारी अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अविकारी कहते हैं। अब देखते हैं निपात का प्रयोग क्यों होता है। तो वाक्य में शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग होता है, जैसे कि ही, भी, तो, तक, मात्र। ठीक है, ये शब्द हैं जो कि वाक्य में किसी पर जोर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश तो गधा है, कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि लक्षणों के आधार पर अर्थ बताया गया। जैसे मूर्ख, ठीक है, तो इसका लक्षण बताया गया इसमें मूर्ख। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाक्य रचना और विराम चिन्ह। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान शब्द कौन से हैं? संयुक्त वाक्य में और, तथा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु आदि शब्द से 2 सरल वाक्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, यही पहचान है संयुक्त वाक्य की। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की, जो, जैसा से वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा? तो वह अल्प विराम। ठीक है, कॉमा, ये होता है अल्प विराम, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हिंदी में। फिर है अर्ध विराम का प्रयोग कब होता है? तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रोकने के लिए ये जो अल्प विराम है इसका यूज होता है। ठीक है, ये अर्ध विराम है, अल्प विराम। द्वंद्व समास या विलोम शब्द के कौन से चिन्ह लगता है? ठीक है, द्वंद्व या विलोम शब्दों के भी तो योजक चिन्ह लगता है, ये वाला। फिर है हंस पर जो टूटी चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर इसे ऊपर लिखने के लिए इस टूटी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, ये टूटी शब्द है। लाघव चिन्ह का उपयोग है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर, पंडित आदि लिख के ऐसे जीरो लगा देते है ना, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यायवाची देख लेते हैं। अमृत, अमृत का है सुधा, अमीय, पीयूष और सोम। फिर है आकाश के, गगन, नभ, व्योम, अंबर और शून्य, ये सभी आकाश के हैं। फिर देते हैं चंद्रमा के, शशि, मयंक, इंदु, सुधाकर और राकेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमल और बादल के पर्यायवाची में क्या ट्रिक है? जैसे कमल के अंत में जय,
जलज, और बादल के अंत में द आता है जलज। ठीक है, जो कमल के पर्यायवाची अगर उसमें द लगा देंगे ज हटा के तो वो हो जाएंगे बादल के। चलिए आगे देखते हैं। जंगल, जंगल के हैं वन, कानन, अरण्य और विपिन। फिर है बिजली के पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी और तड़ित। ठीक है, फिर देखते हैं अश्व या घोड़ा का, तुरंग, बाजी या घोटक। ये किसके हैं? घोड़ा के हैं, अश्व के हैं। चलिए देख रहे हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, बहुत जानने वाला। आर विभाव का सटीक विलोम होगा तिरोभाव। ठीक है, उत्कृष्ट का उन्मूलन, इसका विलोम होगा उत्कृष्ट का निकृष्ट, और उन्मूलन का होगा रोपण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं इस तरह। कृत्रिम का प्राकृतिक, तिमिर का प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट। व्यष्टि का समष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट। और स्थावर का जंगम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये सारे पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। शब्द युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देख लेते हैं पहले। जैसे कि अली और अली, इसमें क्या होता है? ध्वनि के लिए तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, ध्वनि में बोलने में, लेकिन अर्थ में अलग होते हैं। तो अली जिसमें छोटी की मात्रा है भौरा होता है, अली जिसमें बड़ी की मात्रा है सखी होती है। ऐसे याद कर ली, सखी में भी बड़ी की मात्रा, अली में भी। अनल और अनिल में क्या अंतर है? तो अनल आग होती है, अनिल हवा कहलाती है। तो देखते हैं कृपण और कृपाण। कृपण है कंजूस और कृपाण तलवार को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरिणी और तरिणी, तरिणी सूर्य को कहते हैं, जबकि तरिणी ये नाव को कहते हैं। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा है सूर्य के लिए, और तरिणी में बड़ी की मात्रा नाव के लिए प्रयोग की जाती है। किए गए उपकार को मानने वाला और ना मानने वाला का क्या कहलाता है? मानने वाला कहता है कृतज्ञ, और ना मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, जंगल और समुद्र में लगने वाली आग, तो जंगल की आग को दावा नल कहते हैं, जबकि समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं। और इस तरह से पेट की आग होती है, पेट की। ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? पेट की आग। बड़वा नल समुद्र की होगी, दावा नल जंगल की होगी, और पेट की होगी जठर। ठीक है, जठर अग्नि, जठर अग्नि कहते हैं। पहाड़ के ऊपर और नीचे की समतल भूमि, तो ऊपर की भूमि को अधिपत्य का कहते हैं, और नीचे की भूमि को उपत्य का कहते हैं। इंपोर्टेंट है ये, बहुत आता है, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे इसमें। ऊपर की अधिपत्य, नीचे की उपत्य। ठीक है, अब देख लेते हैं वाक्य, शुद्ध वाक्य, वर्तनी एवं शुद्ध वाक्य। तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल। दोनों में जो आ रहे होते हैं उत प्लस ज्वल। ठीक है, यहाँ ये पूरा है एक जय। श्रृंगार लिखते समय क्या गलती होती है? तो श्रृंगार में श्रृंगार होता है ऐसा, इसमें स और र मिलकर श्रेय बनाते हैं, रे नहीं बनाते। ठीक है, वैसे श्रृंगार को हम ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार। ठीक है, इसमें ये रे नहीं होता यहाँ पे, ये जो लगा हुआ। फिर है कवियत्री, तो कवियत्री में कै बै यही त्रयी। ठीक है, छोटी की मात्रा होती है। अहिल्या और द्वारिका, तो अहिल्या नहीं है, अहल्या होती है, और द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। ठीक है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो मेरे आंसू नहीं, आंसुओं से रुमाल भीग गया। ठीक है, आंसू क्या है? बहुवचन है। कृपया आप मेरे घर आने की कृपया करें, तो आप मेरे घर आने की कृपया करें। ठीक है, इसमें दो बार कृपया अनावश्यक लगा दिया गया है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु का आविष्कार होता है। ठीक है, उत्पत्ति नहीं होती। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। ओके, धन्यवाद।